आप सबका आरडी कोचिंग क्लासेस में स्वागत और अभिनंदन है। आज आप लोगों को इंटरमीडिएट की बोर्ड परीक्षा के दृष्टिगत एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आ रहे हैं। यह टॉपिक जो है स्थिर वैद्युतिकी का है और स्थिर वैद्युतिकी इकाई में एक महत्वपूर्ण टॉपिक वैद्युत द्विध्रुव है। इस वैद्युत द्विध्रुव जो टॉपिक है वह वैद्युत क्षेत्र और स्थिर वैद्युत आवेश चैप्टर का एक महत्वपूर्ण अंग है, क्योंकि इस टॉपिक के अंतर्गत वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को परिभाषित किया जा सकता है। इसके साथ साथ वैद्युत द्विध्रुव की सहायता से अच्छी स्थिति, निरक्षी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और उसके साथ ही साथ बच्चों वैद्युत द्विध्रुव की सहायता से अच्छी और निरक्षी स्थिति में वैद्युत विभव को भी ज्ञात किया जा सकता है। कहने का अर्थ यह है कि इन टॉपिक के अलावा वैद्युत द्विध्रुव एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो उस पर किया गया कार्य, उसको घुमाने पर किया गया कार्य भी निकाला जा सकता है। और एक समान वैद्युत क्षेत्र में अगर वैद्युत द्विध्रुव को रखते हैं तो उस पर बलयुग्म कार्य करता है तो उसके बलयुग्म के आघूर्ण के लिए व्यंजक भी स्थापित कर सकते हैं और वैद्युत द्विध्रुव की स्थिति ऊर्जा के लिए भी व्यंजक निकाल सकते हैं। यूं कहिए बच्चों, यह जो टॉपिक है वैद्युत द्विध्रुव वह एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जो कई व्यंजनों को डेराइव कराने में अपनी सहभागिता प्रस्तुत करती है। अगर अच्छी निरक्षी स्थिति में तीव्रता ही निकालनी है तो वैद्युत द्विध्रुव का ज्ञान होना जरूरी है। विभव निकालना है वैद्युत द्विध्रुव के कारण तो उसमें भी वैद्युत द्विध्रुव का ज्ञान आपको होना चाहिए। बलयुग्म के लिए व्यंजक निकालना है, वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने पर किए गए कार्य के लिए व्यंजक निकालना है, वैद्युत द्विध्रुव की स्थिति ऊर्जा निकालनी है। जो इंटरमीडिएट के बोर्ड परीक्षा के लिए इतने महत्वपूर्ण व्यंजक हैं सब ये वैद्युत द्विध्रुव की सहायता से ही निकाले जाते हैं। तो आजकल बच्चों सबसे ज्यादा जरूरी है कि जो चैप्टर नंबर 1 स्थिर वैद्युत आवेश और वैद्युत क्षेत्र जो चैप्टर है और चैप्टर नंबर 2 जो आपका वैद्युत विभव है, उन दोनों के लिए यह हमारा वैद्युत द्विध्रुव बहुत महत्वपूर्ण है। अर्थात इसके माध्यम से 2 चैप्टरों को हम अच्छी तरह से पकड़ सकते हैं। तो अब बात आती है कि जब वैद्युत द्विध्रुव इतना इंपॉर्टेंट है तो इसे हम लोग तैयार कैसे करें, क्योंकि आजकल के परिवेश में सभी ये चाहते हैं कि कितनी इजी ढंग से टॉपिक को समझें और समझ में आ जाए, सच में ये विशेषता होती है। तो किसी भी टॉपिक को इजीली बनाने के लिए हम एक प्लान सोचते हैं कि बच्चों को ये टॉपिक कैसे ज्यादा ढंग से इजीली हो जाएगा, कितनी जल्दी से वो पकड़ सकते हैं। तो इसको पकड़ने के लिए हमने एक ट्रिक अपना लेते हैं कि हर एक टॉपिक की मैं शर्त निकाल लेता हूं। क्या निकाल लेता हूं? शर्त। शर्तों से ये पता हो जाता है कि यह टॉपिक जटिल न होकर के बल्कि आसान हो जाता है। जैसे वैद्युत द्विध्रुव के लिए मैंने 3 शर्तें बनाई हैं।
वैद्युत द्विध्रुव के लिए शर्तें। कंडीशन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, कंडीशन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, वैद्युत द्विध्रुव के लिए शर्तें। अगर हम शर्तें अच्छी तरह से तैयार रख लेंगे तो इसी को मिला देंगे तो वैद्युत द्विध्रुव की परिभाषा हो जाएगी। तो देखिए, परिभाषा आसान ढंग से याद करने में थोड़ी जटिलता होती है, लेकिन अगर उसको हम थोड़े थोड़े खंडों में तोड़ करके ऐड कर देते हैं तो वह परिभाषा आसान हो जाती है। तो किसी भी परिभाषा को रटने से ज्यादा आपको सोचने की जरूरत है, क्योंकि सोच से आप अच्छे ढंग से, सही ढंग से कामयाब हो जाते हैं और ये परिभाषाएं सदैव याद रहती हैं। जैसे वैद्युत द्विध्रुव के लिए मैंने शर्तें बताया है, तब वैद्युत द्विध्रुव के लिए 3 शर्तें मैंने बतलाई हैं। पहली शर्त है कि 2 स्थिर बिंदु आवेश होने चाहिए, यानी 2 बिंदु स्थिर बिंदु आवेश होने चाहिए, यानी कि कोई भी वैद्युत द्विध्रुव बनाना है तो पहली शर्त है कि 2 स्थिर बिंदु आवेश होने चाहिए। दूसरी शर्त है दोनों आवेश परिमाण में बराबर और दिशा में विपरीत होनी चाहिए। दूसरी शर्त है कि जो आवेश हो उनके परिमाण और दिशा, परिमाण बराबर होनी चाहिए और दिशा विपरीत होनी चाहिए। कहने का अर्थ है जैसे 5 कूलाम है तो परिमाण 5 है, लेकिन एक है +5, एक है -5, तो +5 आपका धनात्मक आवेश है, धन ध्रुव है, धन ध्रुव आवेश है, और -5 ऋण ध्रुव आवेश है। तो मेरे कहने का अर्थ है आवेश का परिमाण 5 जैसे बताए बराबर और धन ऋण जैसे बताए विपरीत, यानी परिमाण में बराबर और दिशा में विपरीत होनी चाहिए। और दोनों आवेशों के बीच की अल्पतम दूरी 2l होनी चाहिए, यानी वैद्युत द्विध्रुव के लिए तीसरी शर्त है कि दोनों आवेशों के बीच की अल्पतम दूरी 2l होनी चाहिए। तो ये 3 शर्तें हैं, और ये 3 शर्तें जिस निकाय में, जिस संयंत्र में मिलता है वह निश्चित ही वैद्युत द्विध्रुव होता है। तो बच्चे कहेंगे 3 शर्तें, सर तो ये आपने तोड़ कर कहा और आसान हो गया, तो परिभाषा कैसे बन सकती है? तो हम एक बार शर्तों को पुनः ध्यान दे लेते हैं कि पहली शर्त हमने आपको बताया कि 2 स्थिर बिंदु आवेश होनी चाहिए। दूसरी शर्त बताए दोनों आवेश परिमाण में बराबर और दिशा में विपरीत होना चाहिए। तीसरी शर्त मैंने बताया कि दोनों आवेशों के बीच की अल्पतम दूरी 2l होनी चाहिए। जब बच्चों इस शर्त रूपी किसी कंसेप्ट को तोड़ लेते हो तो वह कंसेप्ट बहुत आसान हो जाती है, और शर्त रूपी बातें मस्तिष्क में जल्दी एडिट होती हैं। इसलिए किसी भी कंसेप्ट को जितनी सरलता से तोड़कर आप डिफाइन करेंगे उतनी ही सरलता से वो टॉपिक समझ में आ जाता है। जैसे बच्चों अब इसमें 3 शर्तों को मैं मिक्स करके यहाँ आपको वैद्युत द्विध्रुव की परिभाषा दे रहे हैं। वैद्युत द्विध्रुव माने इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल को हिंदी में बोलते हैं वैद्युत द्विध्रुव। अब इसी को डिफाइन इन तीनों शर्तों को मिलाकर मैंने किया, तो क्या किया कि एक ऐसा निकाय जो 2 बराबर एवं विपरीत प्रकार के बिंदु आवेशों से मिलकर बना, एक ऐसा निकाय जो 2 बराबर एवं विपरीत प्रकार के बिंदु आवेशों से मिलकर बना हो तथा उनके बीच की अल्पतम दूरी 2l हो। यहाँ पर अल्पतम दूरी हमारी क्या होनी चाहिए? 2l हो, वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। अब बात आती है कि जैसे इस फिगर में मैंने दिखाया कि देखो ये भी एक वैद्युत द्विध्रुव हमें दिख रहा है, यह हमें प्लस माइनस Q और प्लस Q 2 आवेश दिख रहे हैं और इनके बीच की अल्पतम दूरी 2l दिख रही है। तो आवेश देखो परिमाण में बराबर है, दिशा में विपरीत है और इनके बीच की अल्पतम दूरी 2l है। तो इस फिगर को हम देखते हैं तो तीनों
शर्तें इसमें मौजूद है। पहला दो बिंदु आवेश होनी चाहिए। देख लीजिए, दो बिंदु आवेश है, 1 2 आपके सामने है। दोनों आवेश परिमाण में बराबर होनी चाहिए। देख लीजिए, दोनों परिमाण में बराबर है, Q Q। और दिशा में विपरीत होनी चाहिए। ये भी बच्चों आप देख लीजिए कि ऋण और धन है, विपरीत दिशा। और इनके बीच की अल्पतम दूरी 2l होनी चाहिए। तो आप ये देखेंगे कि इनके बीच की अल्पतम दूरी भी 2l है। तो कहने का अर्थ है कि ये सारी शर्तें इसमें मौजूद है। अतः इस निकाय, इस सिस्टम को, संयंत्र को, इस निकाय को हम वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। अब आइए, चित्र में आपने शर्तों को मिला लिया। तो आइए बच्चों, हम मिलाते हैं क्या ये शर्तें परिभाषा में भी हैं। तो आइए हम उसको भी दिखाते हैं आपके सामने। एक ऐसा निकाय जो दो बराबर विपरीत प्रकार के बिंदु आवेशों से मिलकर बना है। तो देखिए, बिंदु आवेश दो, तो दो बिंदु आवेश, पहली शर्त मेरी मिल गई। दूसरा है आवेश परिमाण में बराबर और दिशा विपरीत होनी चाहिए। तो देखो, बराबर और विपरीत प्रकार का आवेश हो, यह भी शर्त, दूसरी शर्त भी इसमें मौजूद है। तीसरी है इनके बीच की अल्पतम दूरी 2l होनी चाहिए। तो भैया देखो, वैद्युत द्विध्रुव, इनके बीच की अल्पतम दूरी 2l, इस परिभाषा में भी 2l। तो मेरे कहने का अर्थ है कि ये शर्तें परिभाषा में भी मौजूद है, ये शर्तें फिगर में भी मौजूद है। अतः इस निकाय को हम वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। तो परिभाषा, जैसे आप लोगों को मैंने बताया कि किस स्तर से सरल हो सकती है, तो किसी भी परिभाषा को सरल बनाने के लिए, किसी भी परिभाषा को सरल बनाने के लिए मेरा तो यही प्रयास रहता है कि उसको मैं शर्तों में तोड़ देता हूँ, और शर्तों में तोड़ करके उसको मैं डिफाइन कर देता हूँ। मुझे विश्वास होगा कि आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से जिनको लाभ है मिलेगा, वो जरूर कहेंगे कि हाँ, किसी भी परिभाषा को अगर शर्तों के माध्यम से तोड़कर बनाते हैं तो परिभाषा आसान हो जाती है। इसी प्रकार मैं हर एक परिभाषाओं को इजीली ढंग से पढ़ाने का प्रयास करता हूँ, जिससे आज के बच्चों को, जिनके भविष्य को उज्जवल बनाना है, वो इन परिभाषाओं के इजीली ढंग से डिफाइन कर सकें और वह परिभाषा भी आसान हो सके। अब बात आती है कि वैद्युत द्विध्रुव तो ये हो गए, ये कौन कौन होते हैं जो वैद्युत द्विध्रुव बनाते हैं। तो वैद्युत द्विध्रुव में मैंने एक एग्जाम्पल हमने लिया है कि HCl, HBr, H2O, CO2, CH4, NH3 इत्यादि अणु वैद्युत द्विध्रुव की रचना करते हैं। HCl, HBr, H2O, CO2, CH4, NH3 इत्यादि अणु वैद्युत द्विध्रुव की रचना करते हैं। इसके कहने का अर्थ है कि इसमें निश्चित तौर पर दो ध्रुव होंगे, एक पॉजिटिव वाला ध्रुव, एक निगेटिव वाला ध्रुव। जैसे HCl में H पॉजिटिव वाला ध्रुव, Cl सिंगल निगेटिव वाला ध्रुव, और HBr में H पॉजिटिव वाला ध्रुव, Br सिंगल निगेटिव वाला ध्रुव। इसी प्रकार H में पॉजिटिव वाला ध्रुव, O निगेटिव वाला ध्रुव। ऐसे NH3 में नाइट्रोजन निगेटिव वाला ध्रुव, हाइड्रोजन पॉजिटिव वाला ध्रुव, ये सब में मौजूद है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ये सभी अणु जो विषम परमाणु अणु हैं, वे आपस में वैद्युत द्विध्रुव का निर्माण करते हैं। तो HCl, HBr, H2O, CO2, CH4, NH3 इत्यादि प्रकार के अणु वैद्युत द्विध्रुव का निर्माण करते हैं। अब बात उठती है कि अगर ये अणु वैद्युत द्विध्रुव का निर्माण करते हैं, तो कभी कभी ये मुद्दा उठ जाता है, क्या कोई परमाणु भी वैद्युत द्विध्रुव का निर्माण करता है? जिसको मैंने नोट्स पॉइंट में लिखा है, ये प्रतियोगी एग्जाम के तर्क संगत भी आता है कि क्या कोई परमाणु वैद्युत द्विध्रुव का निर्माण कर सकता है। तो ये प्रश्न मेरे सामने एक दो बच्चों ने पूछा था, तो मैंने बताया कि हाँ बेटा, जो परमाणु होता है रियल रूप से वह वैद्युत द्विध्रुव का निर्माण नहीं करता है, लेकिन जब इस परमाणु को हम
वैद्युत क्षेत्र में रख देते हैं तो इसके धनायन और ऋणायन एक दूसरे से लिखा गया है कि जब इसको वैद्युत क्षेत्र में रख दिया जाता है परमाणु को, तो इसके धन आवेश और ऋण आवेश एक दूसरे के सापेक्ष हट जाते हैं। यहाँ नोट्स में मैंने दिया। तो जब एक दूसरे के सापेक्ष हट जाते हैं तब यह परमाणु वैद्युत द्विध्रुव हो जाता है, यानी वैद्युत द्विध्रुव बनाने लगता है। लेकिन जब तक यह इलेक्ट्रिक फील्ड में नहीं रहता है तो कोई भी परमाणु वैद्युत द्विध्रुव नहीं बनाता। इसलिए हम आप लोगों को ये लेक्चर वैद्युत द्विध्रुव इसलिए लेकर आए क्योंकि यह यूपी बोर्ड परीक्षा के दृष्टिकोण में कई महत्वपूर्ण व्यंजकों का एक्सप्रेशन करना, विस्तार करना, स्थापित करना सब में आवश्यक है। लेकिन जिस विद्यार्थी को वैद्युत द्विध्रुव का ज्ञान नहीं रहता है उसके लिए व्यंजक को स्थापित करना बहुत ही जटिल रहता है, क्योंकि कई व्यंजक वैद्युत द्विध्रुव पर आधारित हैं जिनको मैंने आपको पहले ही अवगत करा दिया था। अब इस टॉपिक के समाप्त के बाद आप लोगों को इस टॉपिक को पढ़ने का जो चांस मिला, हम यही आशा करते हैं कि आप लोग इस टॉपिक को बढ़िया से तैयार रखेंगे और अपनी यूपी बोर्ड परीक्षा जो बोर्ड के एग्जाम के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा कराई जाती है, आप लोग उत्तर प्रदेश में रहते हैं, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कराई जाती है, उसमें आप अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त करें। इसी शुभकामना के साथ, इस टॉपिक के साथ हम आपको जीवन के उज्जवल भविष्य की शुभकामना देते हैं।